साथियों नमस्कार। मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी कैरियर क्लासेज जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज की जो क्लास है हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम जो लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर्स है उसको लेके हम बात करेंगे। तो लाइब्रेरी साइंस का करंट अफेयर्स क्या है? तो लाइब्रेरी साइंस के करंट अफेयर्स की अपन बात करें तो हमारे लाइब्रेरी साइंस में कई सारे एसोसिएशंस हैं, जिसमें हम नाम लें ILA का, इफ्ला का, यूनेस्को का, इनफ्लिपनेट का, RRRLF का, ALA का, ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन जो वर्तमान में किस तरीके से हमारे लाइब्रेरी साइंस के इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनका क्या क्या महत्व है, इस सब की आज जो जानकारी है हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों तैयार हो जाइए। ये जो क्लास है ये क्लास हमारी बिहार लाइब्रेरियन में जो बहाली आने वाली है उन विद्यार्थियों के लिए और UGC नेट की जो तैयारी कर रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए, साथ ही साथ राजस्थान में भी जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्लास इन एग्जामों के लिए ही नहीं, राजस्थान नहीं पूरे भारत की जो भी एग्जाम है, चाहे आप NVS ले लीजिए, चाहे आप KBS ले लीजिए, चाहे आप EMRS ले लिए और कई सारी एग्जाम जिनका हम कह सकते हैं कि लाइब्रेरी साइंस में महत्व है और जिनकी लाइब्रेरियन की पोस्ट जिस फील्ड में आती है, सारी एग्जामों के लिए ये जो क्लास है बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। तो ये जो क्लास है इस क्लास में आज सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और इस क्लास को खुद मैंने तैयार किया है ऑब्जेक्टिव के रूप में। ये जो क्लास है ऑब्जेक्टिव के रूप में आपके लिए मिलने वाली है। और इस क्लास से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा जो ये लाइब्रेरी साइंस का फील्ड है, इस फील्ड में करंट अफेयर्स का महत्व बहुत बढ़ गया है। आप लोग पिछले पेपर उठा के देख लीजिएगा, हर पेपर में आपको लेटेस्ट 2024 से 2025 से ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ILA का वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ILA का वर्तमान सचिव कौन है। आप लोगों को पता है कि ILA के चुनाव हो चुके हैं तो वर्तमान अध्यक्ष और वर्तमान सचिव भी बदल चुके हैं। ILA की कॉन्फ्रेंस कौन सी हुई है, ILA में कौन कौन से अवार्ड दिए गए हैं। ऐसे ही इफ्ला को ले लीजिए, इफ्ला में भी इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यूनेस्को के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, OCLC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, इनफ्लिपनेट कौन कौन से नए प्रोजेक्ट लेके आ रहा है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आपको इस क्लास से मिलने वाली है। तो दोस्तों जुड़े रहिए इस क्लास से और कंटिन्यू पूरी क्लास आप लोगों को ये देखनी है। बहुत अच्छी क्लास जो है आपके लिए साबित होने वाली है, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस का जो करंट अफेयर्स है वो मैंने प्रॉपर सर्च कर करके आप लोगों के लिए यहाँ पर तैयार किया है और इसके साथ साथ कई सारी एग्जामों में प्रश्न पूछे गए हैं। और हमारी ऐसी देखो कई किताबें हैं जिसमें हमारी एक लाइब्रेरियन ग्रेड 3 की किताब है, लाइब्रेरियन ग्रेड जो राजस्थान के लिए है ये किताब है, इसमें भी ये करंट अफेयर्स के सारे जो है प्रश्न दिए गए हैं। ऐसे ही हमारी किताब है जिसका नाम है लिस्पीडिया 3.0 और ये जो लिस्पीडिया 3.0 नाम की जो किताब है, इस किताब में भी करंट अफेयर्स को पूरा प्रॉपर दिया गया है और प्रॉपर एक एक चीज को अपडेट भी किया जाता है। ऐसा है कि आज जैसे मान लीजिए अब जून जो महीना चल रहा है, जून महीने में आगे जुलाई महीना आएगा तो उसमें अगर कोई भी अपडेट होगा तो इस किताब में भी अपडेट होगा। तो ये जो किताब है ये किताब भी बिहार लाइब्रेरियन के जितने भी विद्यार्थी हैं सबके लिए है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए ये जो किताब है ये उसके यहाँ पर 131 प्लस पेपरों का संकलन इस किताब में किया गया है। तो ऐसे ही हमारी जो किताबें हैं उन किताबों में भी लाइब्रेरी का करंट अफेयर्स दिया जाता है। ठीक है साथियों, साथ ही साथ हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो टॉपिक में सबसे पहला जो प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न हमारा है ILA को लेके। तो ILA को लेके यहाँ पर बात चल रही है कि ILA का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। अब देखो सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिए कि ये ILA क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भारत का सबसे बड़ा एक एसोसिएशन है जो लाइब्रेरियों के लिए काम करता है, जो लाइब्रेरी साइंस फील्ड के लिए काम करता है। ILA जिसको हम बोलते हैं इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, सबसे बड़ा एसोसिएशन है इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इस एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, इसकी स्थापना साथियों सितंबर 1933 में की गई थी। अब इसकी स्थापना सितंबर 1933 में की गई थी। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इस ILA के बारे में पहले बता देता हूं, उसके बाद में आपकी वर्तमान जो चीजें हैं उनकी ओर आपको लेके चलूंगा। तो 1933 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी स्थापना करने के साथ साथ आज इसका हेडक्वार्टर जो है वो हेडक्वार्टर कहाँ पे है,
वो हेडक्वार्टर वर्तमान में दिल्ली में स्थित है। ठीक है ना। इसी के साथ साथ आपसे पूछा क्या है कि वर्तमान में अध्यक्ष, अब आप देखिए फरवरी तक की अपन बात करें ना, फरवरी तक की, तो फरवरी तक इसके अध्यक्ष कोई और हुआ करते थे, जिनका नाम हुआ करता था डॉक्टर रामबाऊ खड़गे। डॉक्टर रामबाऊ खड़गे नाम से इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। ठीक है, ये बात चल रही है फरवरी 2025 तक की। लेकिन आपको पता है कि आईएलए जो है प्रति 2 वर्ष में चुनाव करता है, और उस चुनाव के साथ उसके अध्यक्ष और उसके सचिव और उसके जो भी 4 जोन जो बने हुए हैं, सारे जोनों के अध्यक्ष जो है बदलते हैं। उसी के साथ साथ हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि फरवरी 2025 तक तो कौन थे, रामबाऊ खड़गे थे। लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है क्या, आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर क्या, आपसे पूछा जा रहा है वर्तमान सचिव 2025। तो 2025 की साथियों अपन बात करें, और 2025 में भी किसकी, मार्च की, जब इलेक्शन हो गए थे, इलेक्शन के बाद में कौन बना है, तो आप लोगों को जानकारी ले बता दूं कि डॉक्टर प्रदीप राव जो है आज आईएलए के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है, आईएलए के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, प्रदीप राव जो है आज जो कौन है वर्तमान अध्यक्ष हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आईएलए जो है इसकी स्थापना हुई थी 1933 में, तो इसके अध्यक्ष भी बनाए होंगे, तो इसके अध्यक्ष कौन बनाए थे, तो आपकी जानकारी लिए बता दूं इसके अध्यक्ष बनाए थे डॉक्टर थॉमस। डॉक्टर थॉमस जो है इसके प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान यहाँ पर मार्च 2025 जब चुनाव हो गए थे, उसके बाद में इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके बाद में अध्यक्ष कौन है, प्रदीप रॉय इसके अध्यक्ष है। क्लियर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न हमारा इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं कि आईएलए के वर्तमान में सचिव कौन है। अब देखो आईएलए की जो जनरल जानकारी थी मैंने आपको दे दी कि आईएलए की स्थापना जो है, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन की जो स्थापना जो है 1933 में सितंबर में की गई थी, और इसी के साथ साथ इसका जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में स्थित है। और इसी में यहाँ पर बात चले कि यहाँ पर जो ON चौबे हैं, ये ON चौबे फरवरी, कब, फरवरी 2025 तक, फरवरी 2025 तक ही इसके कौन थे, वर्तमान सचिव थे। लेकिन आज हम वर्तमान सचिव की बात करें तो वर्तमान में अभी सचिव कौन है, डॉक्टर धर्म कुमार नाम से जो है वर्तमान में सचिव है। अब आप लोगों को करना क्या होता है, आप लोगों को ये करना होता है कि कोई भी कह सकते हैं कि आप एसोसिएशन पढ़ रहे हैं, यदि कोई भी तैयारी आप कर रहे हैं और कोई एसोसिएशन आप पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप आईएलए पढ़ रहे हैं, आप इफला पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कुछ नहीं करना, मोबाइल पे जाके आईएलए डालना है और उसको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद आपको पूरा आईएलए का परफॉर्म आपके लिए खुल के आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको अध्यक्ष और सचिव जो है उनकी फोटो मिल जाएगी। ठीक है, तो दूसरा जो प्रश्न है उसका राइट आंसर क्या है, डॉक्टर धर्म कुमार है, याद रखना। अगला है आईएलए के द्वारा 68 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस कब की गई थी, 2023 में। तो कहने का मतलब आईएलए जो है हमेशा एक कॉन्फ्रेंस करवाता है, तो 2023 की यहाँ पर बात चल रही है। तो 2023 में जो कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि वो हमारे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर। कहाँ पे, राजस्थान में, याद रखना हमारे राजस्थान में एक जिला है जिसका नाम है अजमेर, और अजमेर में 2023 की जो 68 नंबर की कॉन्फ्रेंस हुई थी आईएलए की, तो वो आईएलए की कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। ये आपसे प्रश्न में पूछा गया है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी श्रृंखला में आईएलए के द्वारा 69 जो नंबर की कॉन्फ्रेंस है 2024 में, आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि 68वीं हो रही है कब, 23 में, तो 69वीं कब हो रही होगी, 69 नंबर की कब होगी, 2024 में। और यदि हम 70 नंबर की भी बात करेंगे तो 70 नंबर की कब होगी, 2025 में। तो याद रखना साथियों कि ये जो 70 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है, ये कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी, मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपन आंसर जानेंगे 69 नंबर का। तो 69 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है 2024 में की गई थी, तो इस 69 नंबर की कॉन्फ्रेंस 2024 में कहाँ की गई थी, आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि ये की गई थी कहाँ पे, गुवाहाटी में की गई थी। याद रखना कहाँ पे की गई थी, ये गुवाहाटी में की गई थी, गुवाहाटी में। ओके, चलिए अब यहाँ पर 70 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है, इस 70 नंबर की कॉन्फ्रेंस 2025 में ये की गई है कहाँ पे, रायचूर। कहाँ पे की गई है, रायचूर। और ये रायचूर कहाँ पे है, कर्नाटक में है साथियों। ठीक है, कहाँ पे है, कर्नाटक में है ये। तो ये जो है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ यहाँ पर रायचूर कर्नाटक 70वें नंबर की 2025 की है, और 2024 की यहाँ पर कहाँ पे, गुवाहाटी में। एक बार मैं फिर से आपको दोहरा देता हूं कि 68वें नंबर की
अजमेर राजस्थान। दूसरा है 69 गुवाहाटी में, और 70 नंबर की रायचूर कर्नाटक में यह कॉन्फ्रेंस करवाई गई है। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में कि जो 69 नंबर की जो कॉन्फ्रेंस अभी 2024 में इससे पहले करवाई गई थी, तो उसकी थीम क्या रही थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए इसकी जो थीम है, इसकी थीम रही थी क्या, बिल्डिंग फ्यूचर सस्टेनेबल, बिल्डिंग फ्यूचर सिचुएशन एटनोवेशन इसकी थीम रही थी। क्लियर है। किसकी, अपने आईएलए की, आईएलए की 69 नंबर की। क्लियर है, 69 नंबर की। अगला जो प्रश्न है इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष। अब देखो बात आती है इफ्ला की, जैसे आप लोगों ने आईएलए के बारे में पढ़ा था, ऐसे ही हम इफ्ला के बारे में पहले थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि इफ्ला क्या चीज है। तो देखो इफ्ला आईएलए को अगर भारत की बात करें तो सबसे बड़ा जो संघ है, अगर कोई संघ भारत में अगर बात करें तो सबसे बड़ा संघ जो कहां है, इफ्ला में है। सॉरी, भारत का सबसे बड़ा संघ है आईएलए। ऐसे ही इफ्ला की अपन बात करें तो इफ्ला जो है भारत का ही नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा एसोसिएशन है लाइब्रेरी साइंस के अंदर। लाइब्रेरी साइंस के अंदर यदि कोई संघों का संघ महासंघ कहा जाता है तो वो कौन सा है, इफ्ला है। और इफ्ला की स्थापना जो साथियों 1927 में की गई थी, और 1927 में इस इफ्ला की स्थापना नीदरलैंड में की गई थी। और ये जो इफ्ला है आज इसका द हेग में इसका हेडक्वार्टर बना हुआ है। ठीक है। और इफ्ला सबसे बड़ा एसोसिएशन है अपनी लाइब्रेरी साइंस का, और इस इफ्ला के वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछे गए हैं जो कब, 2025 में। तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि इफ्ला जो है, इफ्ला अगर फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन नाम से तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन बाद में एक शब्द और इसमें जुड़ गया था जिसका नाम था इंस्टीट्यूशंस। तो कहने का मतलब आज आपसे कोई फुल फॉर्म पूछे तो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशंस, इस नाम को जोड़ के ही आप इसकी फुल फॉर्म बता सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये जो है इफ्ला के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो सबसे पहले इसी के साथ साथ 1927 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इनको कौन, इनको इसके अध्यक्ष बनाया था। तो उसके प्रथम अध्यक्ष कहलाए ये कौन, आइजैक कोलिजन। आइजैक कोलिजन क्या कहलाए, इसके प्रथम अध्यक्ष कहलाए। याद रखना इसके क्या कहलाए, प्रथम अध्यक्ष इसके कहलाए, किसके, इफ्ला के। तो इफ्ला को लेके अपनी चर्चा चल रही है। इफ्ला के साथ साथ यहाँ पर आप बात करते हैं कि यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इफ्ला के 2025 में, तो कौन है, विक्की मैकडोनाल्ड। कौन है, विक्की मैकडोनाल्ड जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं इफ्ला के, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। अब इफ्ला के द्वारा भी एक कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है जिसका नाम है WLIC। क्या नाम है इसका, WLIC, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस। याद रखना, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस। क्या नाम है इसका, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन, वर्ल्ड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन कांग्रेस है ये। याद रखना, कभी कॉन्फ्रेंस मत कर देना आप, कांग्रेस। ठीक है। तो ये जो है प्रतिवर्ष कराई जाती है इफ्ला के द्वारा। ये कब कराई जाती है, प्रतिवर्ष कराई जाती है। तो ये जो प्रतिवर्ष कराई जाती है ये कॉन्फ्रेंस, तो 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर की जाएगी। तो 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है ये कहां पर की जाएगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं कि इफ्ला की ये जो कॉन्फ्रेंस है, इस कॉन्फ्रेंस का पहले ही घोषणा हो जाती है, एक साल पहले। जैसे कि आपकी जब ये 2025 की कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी तो 2026 की उसी दिन उसी कॉन्फ्रेंस में घोषणा हो जाएगी। तो एक नाम है जिसका नाम है अस्ताना कजाकिस्तान। अस्ताना कजाकिस्तान में इसकी क्या होगी, ये कॉन्फ्रेंस करवाई जाएगी। क्लियर है। चलिए अगला है प्रश्न कि इफ्ला जो है WLIC करवाता है, तो 2024 की जो कॉन्फ्रेंस थी वो कहां पर होनी थी, जो क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। अब याद रखना 2025 की तो हो गई कजाकिस्तान, लेकिन 2024 की यहां पर कॉन्फ्रेंस आपसे पूछी गई है। तो 2024 की जो कॉन्फ्रेंस है वो कॉन्फ्रेंस कहां पर की जानी थी जिसको रद्द कर दिया गया। तो देखो ये की जानी थी दुबई में। कहां पर, दुबई में ये कॉन्फ्रेंस की जानी थी, लेकिन ये कॉन्फ्रेंस क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। किन्हीं कारणों से इस कॉन्फ्रेंस को क्या कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है इसी श्रृंखला में, इफ्ला WLIC 2025 कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रहेगी। तो देखो साथियों मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं कि हमारा जो ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको हम कैरियर क्लासेस जयपुर के नाम से बहुत अच्छे से जानते हैं, ये जो प्लेटफॉर्म है ये
बिहार लाइब्रेरियन की जो बहाली आने वाली है उन विद्यार्थियों को बहुत अच्छा ऑफर देने वाला है, जिसमें आपको किताबें भी मिलने वाली हैं, जिसमें आपको ऑनलाइन कोर्स भी मिलने वाला है, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली हैं, जिसमें आपको पीडीएफ उपलब्ध होने वाली है। ऐसी कई सारी सुविधाओं के साथ आपको ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसमें आपको अलग अलग फैकल्टीज के द्वारा जो लाइब्रेरी साइंस के अंदर नेट क्वालिफाई है, जो यहाँ पर जो 5वीं यूनिट भी होती है आपकी लाइब्रेरी ऑटोमेशन और लाइब्रेरी का जो कंप्यूटर है उसको लेके और एक बेसिक कंप्यूटर को लेके, उसके लिए भी जो कंप्यूटर के विशेषज्ञ हैं जिन्होंने कंप्यूटर में नेट कर रखा है, जो आप लोगों की हर एक चीज को जानते हैं कि आपका लाइब्रेरी साइंस जो फील्ड है उसमें कितने लेवल का कंप्यूटर आता है, उन ऐसी फैकल्टीज के द्वारा अलग अलग यूनिट को अलग अलग जो नेट क्वालिफाइड टीचर हैं उनके द्वारा पूरी की पूरी जो कोर्स है वो चंद पैसों में आपके लिए करवाया जाएगा, और उसके साथ साथ बहुत सारा स्टडी मटेरियल भी आपको दिया जाएगा। ठीक है साथियों, तो आप लोग कैरियर क्लासेज जयपुर के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है इससे जुड़े रहना, आगे तक आपका साथ आपका सपोर्ट रहेगा, और उसकी वैलिडिटी हम एग्जाम तक रखेंगे, चाहे आपकी एग्जाम 2027 में भी जाके होगी। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि पहले ही बहाली बहुत लेट आ रही है, इसलिए आपकी एग्जाम जल्दी ही होनी चाहिए। कम से कम आपको इतना टाइम मिलना चाहिए कि आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाए। उतने टाइम तक आपका जो इस कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 साल तक तो रहती ही है, लेकिन फिर भी अगर हम विचार करेंगे और कभी कोई भविष्य में एग्जाम आगे भी बढ़ता है तो इन्हीं पैसों में आपका जो कोर्स है वो रिन्यू कर दिया जाएगा। ये आगामी एक तरह से कह सकते हैं रणनीति की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और आपको मैं कह रहा हूं कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जितना अच्छा मैटर आपको मिलने वाला है, आप लोग खुद सोचोगे कि इतनी करंट की चीजें जब हमको मिलने वाली हैं तो आपको हर तरीके से कैसे अपडेट चीजों को किया जाएगा। ठीक है साथियों, तो अगला प्रश्न है हमारा, इफ्ला WLIC 2025 कॉन्फ्रेंस की थीम क्या रहेगी। कहने का मतलब जो इफ्ला के द्वारा WLIC 2025 की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी थीम क्या रहेगी। तो उसकी थीम के लिए यहां पर आपको देखिए, यूनिटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर। क्या है? यूनिटिंग नॉलेज बिल्डिंग द फ्यूचर। ये क्या है? इफ्ला की 2025 की ये क्या है? एक थीम है, ये आपसे पूछी गई है, और इस पूछने के साथ साथ आपका जो राइट आंसर है, ये राइट आंसर क्या रहेगा? सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? चलिए अब देखिए, एक हमारा एसोसिएशन जिसका नाम आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये जो है ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड देने का काम करता है। क्या देता है ये? ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। ठीक है ना, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड देने का काम करता है कौन? इफ्ला। प्रश्न क्या पूछा गया है? किसके द्वारा दिया जाता है, यही प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोगों को राइट आंसर होना चाहिए कि ये जो दिया जाता है ये इफ्ला के द्वारा दिया जाता है। एक अवार्ड है जिसका नाम है ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, और ये अवार्ड इफ्ला के द्वारा ही दिया जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड जो 2024 का था, किसको दिया गया था? जिसमें ये जो अवार्ड है ना, ये अवार्ड ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट है ना। ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड में भी कौन सा अवार्ड है? ये ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट है। ये किसको दिया गया था? कब? 2024 में। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो अवार्ड है, इस अवार्ड की शुरुआत 2016 में की गई थी, और इस 2016 में इसकी शुरुआत होने के साथ साथ आज तक इस अवार्ड को दिया जाता है। और इस अवार्ड में 2024 का जो अवार्ड है जिसमें ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट है, वो किसको दिया गया? ये आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यूजीसी नेट, अब मैं बता रहा था ना कि आपको लेटेस्ट प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यूजीसी नेट का जो 2024 का और 2025 का जो जनवरी का जो एग्जाम हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि ये जो ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट है ये किसको दिया गया? तो ये दिया गया था मिसोला पब्लिक लाइब्रेरी को। ये सबसे पहला, ये फर्स्ट स्थान पर आए थे, और ये सेकंड पे आए थे। ठीक है, ये सेकंड पे और ये थर्ड पे, तो ये तीनों स्थान इन्होंने इस तरीके से क्रम से प्राप्त किए थे, जिसमें मिसोला पब्लिक लाइब्रेरी जो अमेरिका में है उसको ये प्रोजेक्ट का अवार्ड दिया गया। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, इफ्ला ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 के प्रथम विजेता कौन है? आपसे पूछा गया पहले क्या कि ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट का ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड, लेकिन यहां पर सिंपल आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट अवार्ड 2024 उसके प्रथम विजेता कौन है,
तब आपको आंसर देना होगा कि ये कौन है, आयरलैंड है जो डबलिन में है। ठीक है ना, इसके प्रथम विजेता कौन रहे, आयरलैंड रहा डबलिन का। क्लियर है। सेकंड पे कौन रहा, यूक्रेन, और थर्ड पे कौन रहा, चीन, और ये जो तुर्की जो है ये रहा उप विजेता। कौन रहा, उप विजेता। आपसे पूछ लिया जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा इनमें से कोई भी प्रश्न, तो आपको ये एकदम अच्छे से ये प्रश्न याद करके चलना है। याद रखना आयरलैंड डबलिन जो है, ये आयरलैंड डबलिन आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। आपसे पूछ लिया गया कौन सा प्रश्न 2024 नेट में, ये ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट, तब अब आपको कौन सा पूछा जाएगा, ये सीधा की सीधा ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट पूछा जाएगा जो कहां, आयरलैंड डबलिन को दिया गया। अगला प्रश्न, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड की शुरुआत 2016 में ENSULIV के द्वारा की गई, जो वर्तमान में 2024 में कौन से नंबर का अवार्ड की घोषणा हुई थी। तो कहने का मतलब यह है कि जब 2016 में पहली बार इस अवार्ड को दिया गया, तो 2017 में 18, 19, 20, 21, 22 और 23 और 24, तो कहने का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर का, कौन से नंबर का, 9वें नंबर की ये जो है ये अवार्डों की घोषणा यहां पर हुई थी 2024 में। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या रहेगा, 9th रहेगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है, इफ्ला के लिए कौन कौन से अवार्ड ग्रीन लाइब्रेरी के लिए दिए जाते हैं। तो देखो ग्रीन लाइब्रेरी के लिए कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो ग्रीन लाइब्रेरी के लिए मैंने आपको बताया था ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट और अपना एक कौन सा, ग्रीन लाइब्रेरी अवार्ड। तो दोनों की दोनों जो अवार्ड है, एक तो है बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी जिसको ग्रैंड स्केल प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, और एक बेस्ट ग्रीन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट, इन दोनों की दोनों को इसमें दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका सी रहेगा। क्लियर है, राइट आंसर क्या रहेगा, ये इसका राइट आंसर रहेगा सी। क्लियर है, राइट आंसर इसका सी रहेगा। चलिए अगला है, आइजलिक के वर्तमान अध्यक्ष 2025 में कौन है। अब देखो जैसे आपने आईएलए देखा, जैसे आपने इफ्ला देखा, ऐसे ही भारत का एक ऐसा एसोसिएशन है जो स्पेशल है। ठीक है ना, स्पेशल है लाइब्रेरीज के लिए। तो वो जो एसोसिएशन है, इंडियन एसोसिएशन स्पेशल लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन सेंटर के नाम से इसको जाना जाता है। और ये जो है इसके अध्यक्ष 2025 में कौन है, ये आपसे पूछा गया है। कौन है इसके जो है आइजलिक के। तो देखो आपने ये नाम सुना होगा, डॉक्टर एस.एल. होरा। एस.एल. होरा जो है इसके कौन थे, प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। कौन थे, प्रथम अध्यक्ष हुआ करते थे। अब बात करते हैं आइजलिक की, तो 1955 में या साथियों इस आइजलिक की स्थापना हुई थी कलकत्ता में। कहां पे, कलकत्ता। 1955 में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और यहां पर इसके कौन है, प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष कौन है, एस.एल. होरा। कौन है, और एक और है जे साहा। जे साहा इसके प्रथम कौन है, सचिव है। सचिव है इसके, ठीक है ना, सचिव है कौन से, फर्स्ट नंबर के। तो कहने का मतलब एस.एल. होरा जो है इसके कौन थे, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। लेकिन आपसे प्रश्न में क्या पूछा गया है, वर्तमान पूछा गया है। तो नरेंद्र लाखर नाम से जो है इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। एक नाम और दे रखा है इसमें जगतार सिंह, और जगतार सिंह जो है ये आइटलिस्ट नाम से जो हमारा एसोसिएशन है जो लाइब्रेरी टीचर्स के लिए बनाया गया है ना, इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो जगतार सिंह है, और नरेंद्र लाखर जो है अपने आइजलिक के हैं। क्लियर है यहां तक। चलिए इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। आइजलिक की 30वें नंबर की जो कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, जो 2024 में हुई थी, वो कहां पे हुई थी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब देखो हर एक एसोसिएशन है, अगर एसोसिएशन है तो वो कुछ ना कुछ अपना नया इनोवेशन करता है, और नया इनोवेशन करने के लिए किसी ना किसी कॉन्फ्रेंस को आयोजित कराना पड़ता है। तो हर एसोसिएशन कोई ना कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस या कोई सम्मेलन या कोई इस तरीके की कार्रवाई या सेमिनार, वेबिनार, इस तरीके से चीजें चलती रहती हैं। तो उसके लिए यहाँ पर कोई ना कोई चीज जब बनाता है तो उसका इनोवेशन करने के लिए इन कॉन्फ्रेंसों को, इन सेमिनारों को रखा जाता है। ऐसे ही हमारा आइजलिक है, आइजलिक जो है उसके द्वारा भी एक सेमिनार होती है, और 2024 की जो सेमिनार है वो कहाँ पे की गई थी, तो आपकी ध्यान रखना है कि वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में की गई थी। कहाँ पे, अलीगढ़ मुस्लिम, जो AMU अलीगढ़ जो है उसमें इसकी जो है कॉन्फ्रेंस जो है करवाई गई थी।
क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यूनेस्को की। आप लोगों ने सारे एसोसिएशन एक एक करके पढ़ लिए हैं, ऐसे ही हमारा एक एसोसिएशन और है जिसका नाम है यूनेस्को। अब आप जानते होंगे यूनेस्को अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है। यूनेस्को ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइब्रेरी के लिए ही काम करता है, लेकिन हम लोगों को क्या पढ़ना है कि लाइब्रेरीज के लिए यूनेस्को क्या कर रहा है, क्या पुस्तकों के लिए कर रहा है ना। एक पुस्तक दिवस मनाया जाता है तो उसका क्या, इसका और उसका क्या रोल रहता है। तो ऐसी चीजें जो हमारी लाइब्रेरी साइंस या लाइब्रेरी या पुस्तकों से अटैच जो चीजें हैं, जो यूनेस्को उनके लिए काम कर रहा है, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि इन दोनों को किस तरीके से जोड़ा जाए। तो यूनेस्को हर तरह की संस्था है, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब एजुकेशन से भी रिलेटेड है, साइंटिफिक से भी रिलेटेड है, कल्चरल से भी रिलेटेड है। लेकिन हमें हमारे लाइब्रेरी साइंस से मतलब है कि हमारे लाइब्रेरी साइंस में इस यूनेस्को का क्या महत्व है। तो कहने का मतलब ये जो है पेरिस में, कहां पे है इसका हेडक्वार्टर? पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है और 1946 में इसकी स्थापना की गई थी। यहां पर पूछा क्या गया है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष जो है वो कौन है? आर.डे. एजुले हैं। कौन है? आर.डे. एजुले इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न है, यूनेस्को के द्वारा 23 अप्रैल को, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि 23 अप्रैल को प्रति वर्ष विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है। और 23 अप्रैल को जब विश्व पुस्तक दिवस मनाया जाता है तो यहां पर पूछा क्या है कि वर्ष 2024 में, अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछूंगा, क्योंकि जब तक आप सर्च नहीं करोगे, जब तक आपकी चीजें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं आपको एक प्रश्न का आंसर यहां पर छोड़ के जाऊंगा। मुझे पता था, मैं चाहता तो इसको करवा देता, लेकिन मैं आपके लिए ही छोड़ के जाऊंगा। इसका कारण आप खुद जाके सर्च करोगे, यूनेस्को देखोगे, पुस्तक दिवस देखोगे, उसकी क्या थीम रहती है वो देखोगे। तो ये किसके लिए कहूंगा मैं? ये कहूंगा 2025 के लिए। और आपको आंसर जो है इसका कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा, ठीक है ना। कि 2025 अप्रैल निकल गई है, आपको पता है अप्रैल निकल गई है, तो अप्रैल में जो 2025 में ये विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया, तो विश्व पुस्तक दिवस मनाया गया तो उसकी क्या करते हैं, थीम क्या रही थी, ये आपको बताना है। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि 23 अप्रैल को 2024 में इसकी थीम क्या रही थी, ये यहां पर आंसर आपको देना है। तो रीड योर वे, क्या है? रीड योर वे, ये आपको यहां पर कह सकते हैं कि इसकी थीम रखी गई थी। 2024 की बात कर रहा हूं, 25 की आप लोगों को बता के चलनी है। दो प्रश्न बनते हैं, एक तो बनता है थीम का और दूसरा बनता है हमारा किसका? हमारा बनता है वर्ल्ड बुक कैपिटल का। देखो कॉलेज लाइब्रेरियन राजस्थान में एग्जाम हुआ था, कॉलेज लाइब्रेरियन का, उस कॉलेज लाइब्रेरियन के एग्जाम में इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है ना, कि 2024 में विश्व पुस्तक दिवस वर्ल्ड बुक कैपिटल कौन सा था, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये कौन सा था? ये था अपना फ्रांस। कौन सा था? फ्रांस था, ठीक है ना। कौन सा था? फ्रांस था। अब ये 2023 में जो था, ये 2023 में था। ऐसे ही आपको 2025 का जो है, खुद को दो प्रश्नों के जवाब सिर्फ मांग रहा हूं आपसे कि 2025 में एक तो वर्ल्ड बुक कैपिटल ये बताना है कमेंट बॉक्स में, दूसरा आपको बताना है क्या? दूसरा आपको उसकी थीम बतानी है। क्लियर है? चलिए अब आता है प्रश्न ट्रिपल आर लैब का। अब देखो, पहला आपने पढ़ा ILA, दूसरा आपने पढ़ा इफ्ला, तीसरा आपने पढ़ा यूनेस्को, चौथा आपने पढ़ा आइजलिक, पांचवा आप कौन सा आ रहा है? पांचवा आपका आ रहा है ट्रिपल आर लैब। देखो ट्रिपल आर लैब वर्तमान अध्यक्ष 2025 आपसे पूछा गया है। अब मैं आपकी जानकारी लिए बता दूं, ट्रिपल आर लैब का मतलब होता है राजा राम मोहन, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये किसका मतलब है? ये ट्रिपल आर का मतलब है। अब ये क्या है? ये देखो, ये स्थापना की गई थी इसकी 1972 में, मई 1972 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसी के साथ साथ इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है ना, कोलकाता में ही इसका हेडक्वार्टर है। और ये जो ट्रिपल आर है, जैसे ILA जो है सारी लाइब्रेरीज के लिए काम करता है, लेकिन ट्रिपल आर को याद रखना, जैसे हमारे राजा राम मोहन राय जो थे वो एक समाज सेवी थे, और समाज सेवी थे तो ऐसे ही उनके नाम पर, उनके 200वें जन्म दिवस पर, ठीक है, वो उनकी जो जन्म हुआ था वो 1772 में हुआ था,
लेकिन 1972 में जब 2 उनका जन्म दिवस था तो उसकी उनके जन्म दिवस पे इसकी स्थापना की गई। और ये सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए इसका ये क्या इसका मेन जो उद्देश्य रहता है वो क्या रहता है? सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देना, सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का काम, बढ़ावा देने का काम। तो याद रखना साथियों कि ट्रिपल आर लैब ऐसी संस्था है जो सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने का काम कर रही है भारत के अंदर, ठीक है। और इसके द्वारा कई सारे अनुदान भी दिए जाते हैं। अनुदानों में हम बात करें तो 3 तरीके से इसका अनुदान दिया जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि विकसित, अविकसित और विकासशील, इस तरीके से डिवाइड किया गया है। जिसमें विकसित, अगर कोई राज्य है ये राज्यों में एक फंड देता है और फंड 3 बेस में देता है, और तीनों बेसों की हम बात करें तो सबसे पहले होता है विकसित। तो विकसित में ये 50-50% देता है, एक राज्य का 50%, एक ट्रिपल आर का 50%, अगर कोई सार्वजनिक पुस्तकालय का निर्माण हो रहा है तो। दूसरा अविकसित जो होगा उसके लिए 90-10 का अनुदान देता है, 10 तो उस राज्य का और 90 ट्रिपल आर का। ऐसे ही विकासशील जो होता है उसके लिए 60-40 का अनुदान देने का काम इस ट्रिपल आर के द्वारा किया जाता है। क्लियर है? ऐसे ही ये ट्रिपल आर जो है एक तरह से सार्वजनिक पुस्तकालयों को बढ़ावा देने के लिए इस ट्रिपल आर का कह सकते हैं कि इस ट्रिपल आर का निर्माण, इसका स्थापना किया गया था 1972 में। पूछा क्या है कि इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो देखो वर्तमान में अध्यक्ष की थीम क्या इस बात पर डिपेंड करती है कि ये जो है ये अध्यक्ष पूछ रहा है वर्तमान। आपको पता होगा कि ट्रिपल आर जो है भारत के संस्कृति मंत्रालय के अंडर में आता है। तो अंडर में आता है तो संस्कृति मंत्रालय का जो मंत्री होता है वो इसका कौन होता है? वो इसका अध्यक्ष होता है। तो गजेंद्र शेखावत नाम से जो है इसके अध्यक्ष वर्तमान में है। क्लियर है? चलिए लेकिन यहां पर महानिदेशक पूछा है 2025 का। तो देखो ट्रिपल आर लैब के जो वर्तमान में महानिदेशक 2025 में है वो कौन है? तो वो कौन है? वो अपने कौन है? अजय प्रताप सिंह है। ये कौन है? ये अपने कौन बताए थे मैंने अभी? ये अध्यक्ष बताए थे। कौन बताए थे? अध्यक्ष। और ये जो है ये प्रथम अध्यक्ष कौन है? जब 1972 में स्थापना हुई थी प्रथम अध्यक्ष, ये कौन है? प्रथम अध्यक्ष है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है इन्फिल्मनेट को लेके। अब देखो आप लोगों के लिए एक ऐसा नेटवर्क है जिसका नाम है इन्फिल्मनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क, ये लाइब्रेरी का सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत का। अगर भारत के आप लोग कंप्यूटर की जब क्लास सीरीज पढ़ोगे तो उसमें नेटवर्कों के बारे में पढ़ेंगे और नेटवर्कों के बारे में पढ़ने के साथ साथ आप लोग देखोगे कि ये सबसे बड़ा नेटवर्क है भारत का, इन्फिल्मनेट, इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। स्थापना 1991 में हुई थी और इसी के साथ साथ इन्फिल्मनेट जो है आज गांधीनगर गुजरात में बहुत अच्छे से अपना काम कर रहा है ना। हेडक्वार्टर की अपन बात करेंगे तो गांधीनगर गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है। पहले इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद में हुआ करता था, ठीक है ना। पहले इसका जो कह सकते हैं हेडक्वार्टर है अहमदाबाद में हुआ था। तो इन्फिल्मनेट का वर्तमान डायरेक्टर 2025 ये कौन है? ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ये जो है देविका मदिल्ला नाम से ये जो है इसके वर्तमान में कौन है? डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। आप लोगों ने जेपी जुरैल जो इससे पहले हुआ करते थे वो थे। इसके पहले जगतार की बात करें तो ये आइटलिक के वर्तमान अध्यक्ष हैं। नरेंद्र लाखर की बात करें तो नरेंद्र लाखर कौन है? नरेंद्र लाखर आइजलिक के हैं। ये किसके हैं? आइटलिक के। ये किसके हैं? आइजलिक के, ठीक है। जेपी जुरैल इससे पहले हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में अध्यक्ष ये है, ठीक है। तो इन्फिल्मनेट इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क जिसकी स्थापना कब हुई थी? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क क्या है? इंफॉर्मेशन लाइब्रेरी नेटवर्क। ये जो है इसकी स्थापना 1988 में एक समिति बनी थी और 1991 में फिर इसकी स्थापना कर दी गई थी। और वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? वो है गांधीनगर। और गांधीनगर कहाँ पे है? ये गुजरात में है। और गुजरात से पहले अहमदाबाद में ये हुआ करता था। इसके वर्तमान में अध्यक्ष प्रोफेसर देविका मदिल्ला।
क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, इन्फिलिमनेट 2 बार 2023 में उरकुंड के स्थान पर कौन सा, नहीं देखो ये 2 बार नहीं है इसमें, इसको मैं मिटा देता हूं, चलो इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि 2 बार का कोई रोल नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार पीपीटी में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इन्फिलिमनेट जो है, इस इन्फिलिमनेट के द्वारा 2023 में, कब 2023 में एक सॉफ्टवेयर चलता था ओरकुंड। तो देखो 2023 में सॉफ्टवेयर का नाम क्या था, ओरकुंड। और ओरकुंड जो सॉफ्टवेयर था ये प्लेरिज्म को लेके थे। अब आप सोचोगे प्लेरिज्म क्या होता है, तो देखिए साथियों प्लेरिज्म जो होता है, जैसे हमारा कह सकते हैं कि आजकल पता है कि कॉपी पेस्ट का जमाना है, कई लोग अपना जो कंटेंट है वो उठा के दूसरे से और दूसरे अपनी बुक में पेस्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये जो प्लेरिज्म जो होता है, हम लोग कई रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें, जो साहित्य की चोरी जो होती है सबसे ज़्यादा रिसर्च में ही होती है। क्योंकि आदमी एक टॉपिक तो ले लेता है रिसर्च करने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन टॉपिकों में से देखते हैं कि उनमें से चीज़ें मिक्स करने लग जाते हैं, कॉपी पेस्ट करने लग जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फिर हम इस प्लेरिज्म को लगाते हैं। अब प्लेरिज्म को लगाने के बाद हम लोग उसमें से पता लगा लेते हैं कि कितना % ये जो है साहित्य की चोरी की गई है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर चलता था पहले ओरकुंड, लेकिन इस ओरकुंड के स्थान पर अब हम प्लेरिज्म सॉफ्टवेयर जो है कौन सा विकसित किया गया है, तो वो किया गया है ड्रिलबिट। कब? 2023 में। किसके द्वारा? इन्फिलिमनेट के द्वारा। अब 3-4 प्रश्न बनते हैं, इन्फिलिमनेट का ओरकुंड सॉफ्टवेयर ड्रिलबिट कब लाया गया? 2023 में। ओरकुंड के स्थान पर कौन है? ड्रिलबिट है। ड्रिलबिट किसका है? इन्फिलिमनेट का है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके लिए एग्जाम में बन सकते हैं। क्लियर है? निम्न में से इन्फिलिमनेट का प्रोग्राम है। अब आपसे पूछा जाता है, कई बार आप देखना, आप खुद भी इन्फिलिमनेट नाम सर्च करके देखना इंटरनेट पे, आपको बहुत सारे प्रोग्राम इन्फिलिमनेट के दिखेंगे, लेकिन ये तीनों लेटेस्ट हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर तीनों का नाम रख दिया है, जिसमें शेरनी भी है, शोध चक्र भी है। शेरनी जो 2024 में ही आया है, शेरनी जो है 2022 में आया है, ठीक है ना। ऐसे ही विद्वान डाटाबेस है, ये शायद 23 में आया है, इसका कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो उपरोक्त सभी है ये इसका राइट आंसर है, क्योंकि तीनों की तीनों जो प्रोजेक्ट हैं, शेरनी हुआ, शोध चक्र हुआ, है ना, ये रिसर्च एंड रिसर्चर के लिए है। ये सी शेरनी मतलब एक तरह से सी यहाँ पर रिसर्च एंड नेटवर्क है ना, इसके लिए है। विद्वान डाटाबेस है, ये सारे के सारे नेटवर्क इन्फिलिमनेट के ही है। इन्फिलिमनेट के बड़े प्रोजेक्ट, इन्फिलिमनेट के बड़े प्रोजेक्ट हैं, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो इन्फिलिमनेट के हैं, ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा गया है। अब बात करते हैं कि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा, कि इन्फिलिमनेट के बड़े प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो कैलिबर है ये भी इन्फिलिमनेट का है, और प्लानर जो है ये भी इन्फिलिमनेट का है। ये दोनों की दोनों बड़े प्रोजेक्ट हैं इन्फिलिमनेट के, और हमेशा अपनी जो कॉन्फ्रेंस है वो कराने का काम ये करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो दोनों राइट आंसर है इसमें। अब बात आती है इन्फिलिमनेट का जो कैलिबर जो है ये प्रोजेक्ट में 2022 में कॉन्फ्रेंस करवाई गई। तो 2022 में जो कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी ये कहाँ करवाई थी, तो आप लोगों की जानकारी लिए बता दूं, ये करवाई थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, बनारस में। कहाँ पे? बनारस BHU में करवाई गई थी 2022 की कैलिबर की। याद रखना है, क्योंकि ये 2022 की क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये लेटेस्ट है। क्लियर है? चलिए आगे का प्रश्न हम देखते हैं कि कैलिबर कॉन्फ्रेंस जो 2022 की जो थी उसकी थीम क्या थी, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो देखो इसकी जो थीम थी वो क्या थी 2022 में, तो इसकी जो थीम थी वो थी इन्विजनिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन लाइब्रेरीज फॉर नेक्स्ट एकेडमिक लैंडस्केप, ये इसकी थीम हुआ करती थी। ठीक है ना, ये इसकी थीम हुआ करती थी। राइट आंसर इसका ये कर लेना 2022 की। क्लियर है? चलिए, इन्फिलिमनेट का जो प्लानर प्रोजेक्ट है, ये प्लानर प्रोजेक्ट जो है 2024 में कॉन्फ्रेंस कहाँ पे करवाई गई थी प्लानर प्रोजेक्ट की, ये आपसे पूछा गया है। तो 2024 में जो प्लानर प्रोजेक्ट है उसकी कॉन्फ्रेंस कहाँ करवाई थी, तो ये राजीव गांधी विश्वविद्यालय ईटानगर में करवाई गई थी। और ईटानगर कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये प्रश्न भी कॉलेज लाइब्रेरियन एग्जाम में पूछा गया है। और ये जब प्रश्न पूछा गया था उससे पहले ही हमारी किताबों में ये प्रश्न थे। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया और उसके बाद ये किताबों में प्रश्न रखे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं उससे पहले ही हमारी किताबों में जो प्रश्न थे, है ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि करंट अफेयर्स की जो क्लास हमारी होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे बाहर आपका करंट अफेयर्स का जो पेपर है,
करंट अफेयर्स से जो प्रश्न है वो पूछे जाएंगे, वो इससे बाहर नहीं जाएंगे। अपडेट का मैंने बोल दिया है कि यदि मान लीजिए लाइब्रेरी साइंस के अंदर कोई भी चीज में थोड़ी बहुत भी हलचल होती है तो उसको अपडेट करवाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल कैरियर क्लासेस जयपुर के द्वारा, या फिर अपन ये टेलीग्राम चैनल लिस्पीडिया के द्वारा। ऐसी जो भी कई सारी चीजें होती रहती हैं उनका हम हमेशा अपडेट ही रखते हैं। क्लियर है? चलिए अगला है प्लानर कॉन्फ्रेंस 2024 की थीम क्या थी। तो ये जो है प्लानर कॉन्फ्रेंस है, ऐसे ही जैसे हमारे कैलिबर की हुई थी ऐसे ही प्लानर की है। तो प्लानर की जो है ये जो कॉन्फ्रेंस है, ये इस कॉन्फ्रेंस की थीम क्या थी ये आपसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इसकी थीम थी लाइब्रेरी इन एरा। क्या नाम है? लाइब्रेरी इन एआई एरा। लाइब्रेरी इन एआई एरा इसकी थीम थी, और ये भी एग्जाम में पूछा गया था। ये भी कॉलेज लाइब्रेरी की एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना, ध्यान रखना इसका। देखो शोध चक्र है, और शोध चक्र किसका प्रोजेक्ट है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। तो शोध चक्र जो है इन्फ्लिमनेट का प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। शोध चक्र जो है इन्फ्लिमनेट का प्रोजेक्ट है। इन्फ्लिमनेट की स्थापना 1991 में हुई थी, ट्रिपल आरएफ की स्थापना 1972 में हुई थी, और अपनी यूनेस्को की स्थापना 1946 में हुई थी, और इसी के साथ साथ आइजलिक जो है इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। याद रखना कब हुई थी? 1955 में हुई थी, ठीक है ना। आगे का प्रश्न हम चलते हैं कि इन्फ्लिमनेट का जो शोध चक्र प्रोजेक्ट है ना, ये शोध चक्र प्रोजेक्ट, शोध चक्र की बात करें तो शोध चक्र जो प्रोजेक्ट है ये कब आया था? तो याद रखना साथियों 2022 में तो आया ही था, लेकिन उसके साथ साथ 2022 के साथ ये कौन से उसमें आया था? कौन सा? अपना इन्फ्लिमनेट का ये जो प्रोजेक्ट है ये, तो ये आया था 10 मई को। याद रखना कब आया था? 10 मई 2022 को आया था, ठीक है ना। 10 मई डेट याद रखनी है आपको, क्योंकि एग्जामिनर आजकल बहुत एक तरह से एडवांस हो गए हैं। एडवांस हो गए हैं क्योंकि एग्जाम में प्रश्न अब 2022 तो एक बार को सब याद रख लेंगे, लेकिन एक्चुअल जो डेट होती है वो याद करना थोड़ा कठिन हो जाता है, इसलिए आपको याद करना है 10 मई भी। तो ये शोध चक्र है, और शोध चक्र किसका है? इन्फ्लिमनेट का है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शोध चक्र। है क्या है? तो ये जो है ये गेटवे टू रिसर्च एंड रिसर्चर, गेटवे टू रिसर्च फॉर रिसर्च रिसोर्सर। तो कहने का मतलब जो रिसर्च जो करते हैं उनके जो रिसोर्स होते हैं उनके लिए गेटवे का काम करता है कौन? शोध चक्र। और ये किसका प्रोजेक्ट है? इन्फ्लिमनेट का। कब आया था? 10 मई 2022 को आया था। क्लियर है? चलिए अगला है शेरनी। अब देखो ये जो शेरनी है ये किसका प्रोजेक्ट है? अब आप लोग सोचेंगे कि शेरनी नाम से भी प्रोजेक्ट है। तो देखो शेरनी का मतलब ये नहीं है कि आप जो शेरनी होती है वो वाली शेरनी, वो वाली शेरनी नहीं है, एक प्रोजेक्ट का नाम है, उसके उससे और उसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि सी, ये जो आपने देखा होगा ही और सी का जो प्रयोग है वो कैसे किया जाता है। तो सी का प्रयोग जो है फीमेल के लिए किया जाता है। इसके बाद में RNI रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। अब ये जो शेरनी प्रोजेक्ट है ये किसका है? अपना किसका है? इन्फ्लिमनेट का है, ठीक है ना। शेरनी प्रोजेक्ट किसका है? इन्फ्लिमनेट का है। ऐसे ही शेरनी प्रोजेक्ट जो इन्फ्लिमनेट का है वो कब लॉन्च किया गया था? तो वो लॉन्च कब किया गया था? 9 मार्च 2024 को लॉन्च किया गया था। शेरनी जो प्रोजेक्ट है 9 मार्च 2024 को यहाँ पर कह सकते हैं कि लॉन्च किया गया था। शोध चक्र 10 मई 2022 को किया गया था। शोध चक्र हो या शेरनी हो, किसके प्रोजेक्ट हैं? इन्फ्लिमनेट के प्रोजेक्ट हैं। ऐसे ही ये सारे प्रोजेक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नए प्रोजेक्ट बने हैं, ठीक है ना, नए प्रोजेक्ट बने हैं। गेटवे फॉर रिसोर्स रिसर्च फॉर रिसर्च रिसोर्स, ये किसके लिए? अपने शोध चक्र के लिए बात हो रही है। ऐसे ही शेरनी के लिए अपन बात करें तो शेरनी प्रोजेक्ट की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो शेरनी प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो देखो सी रिसर्च, मैंने कहा था ना सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया। इस सी को एक साथ ले लीजिए, रिसर्च नेटवर्क इंडिया को अलग अलग ले लीजिए। इंडिया का है याद रखना ईटानगर का नहीं है। तो थोड़ा ये प्रश्न पढ़ के ही आप लोग आंसर दें। तो ये सी रिसर्च नेटवर्क इन इंडिया, ठीक है ना। अगला और अंतिम प्रश्न है हमारा, शेरनी प्रोजेक्ट किस समुदाय के लिए है? अब देखो इन्फ्लिमनेट तक मैं आज करा देता हूं, आगे की जो क्लासेज रहेंगी वो क्लास इसी करंट अफेयर्स की रहने वाली है, और आपके 2 भागों में इसलिए मैंने आपको बांट के पढ़ाया है ताकि आप लोग एकदम से पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आपका जो है मिक्स हो जाएगा। अब मिक्स होने के साथ साथ आप लोग फिर याद करने में थोड़ी सरलता कम रह जाएगी। तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा अलग अलग करके ही मैं आपको बताऊंगा। क्लास में चाहता तो 1 घंटे और लेके इसको लंबी कर देता, लेकिन इसको पार्टों में ही पढ़ेंगे। तो ये इसका पार्ट 1 है, याद रखना।
पूछा क्या है, शेरनी प्रोजेक्ट किस समुदाय के लिए है? तो मैंने कहा कि सी किसके लिए यूज होता है? सी महिलाओं के लिए यूज होता है, फीमेल्स के लिए होता है। तो महिलाओं का एक्सपर्ट प्रोफाइल नेटवर्क है, बड़े बुजुर्गों का नहीं है, बच्चों का नहीं है, पुरुषों का नहीं है, किसका है? महिलाओं का एक्सपर्ट प्रोजेक्ट प्रोफाइल नेटवर्क, ये जो शेरनी है वो है। अगला ओसीएलसी और ओसीएलसी और उसके बाद में भी कई सारे प्रश्न हैं, वो मैं आपको आगे की जो क्लासेज होगी उस क्लास में मैं आपको करवाऊंगा। क्लियर है? उस क्लास में मैं आपको इसको करवाऊंगा। इसके बाद में आपकी दोनों जो करंट अफेयर्स की क्लास हो जाएंगी, वो फिर आपका पूरा मैटर एक तरह से करंट अफेयर्स का तैयार हो जाएगा। तो साथियों जुड़े रहे आपके इस प्लेटफॉर्म कैरियर क्लासेज जयपुर से। आपको इस तरीके से जो चीजें हैं, आपको कोई भी एग्जाम में, कोई भी लाइब्रेरी साइंस में लाइब्रेरियन की जो भर्ती आती है, कोई भी भर्ती होगी, उसमें ये जो क्लास है बहुत ही उपयोगी होने वाली है। ठीक है साथियों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।